नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एंगल ट्रेनिंग क्लासेज पर। दोस्तों, आप सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो जिसमें दोस्तों मैंने आपको लेक्चर 1 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, जिसे आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर। उसमें मैंने आपको बताया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और परावर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद मैंने दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं भी बता दिया था। दोस्तों, आज का जो वीडियो ये चल रहा है, इसमें आपको बताया जाएगा कि किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम क्या होते हैं और किस प्रकार से हम किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें और आप लोग दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको काफी चीजें अच्छे से बताई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम। इसमें बहुत सारे नियम हैं, छोटे छोटे नियम हैं, प्यारे प्यारे नियम हैं, इसलिए इसको आराम से देखिए। पहला नियम दोस्तों ये कहता है कि कोई भी दर्पण हो, ठीक, कोई भी दर्पण हो, उस पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। कोई भी दर्पण हो, उस पर प्रकाश किरण बाईं ओर से डाली जाती है। तो लिख लेते हैं यहां पर कि यहां लिख लेते हैं किसी भी दर्पण पर प्रकाश किरण, किसी भी दर्पण पर प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है ना, सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, ठीक है, बाईं ओर से आपतित की जाती है या डाली जाती है। तो सरल सरल शब्दों में लिख रहे हैं, इसका अर्थ आप अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ देखिए, तो मैं एक दर्पण बना रहा हूं, ये देखिए एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, यह अवतल दर्पण है। क्यों? क्योंकि इसके उभरे पृष्ठ से देखिए कलाई किया हुआ है और दबे भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो देखिए सदैव दर्पण पर बाईं ओर से प्रकाश डाली जाती है, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। तो दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, देखिए ऐसे, ठीक है। और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो देखिए इसमें भी ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, दिख रहा है। इस पर भी प्रकाश दोस्तों सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, बाईं ओर से डाली जाती है। चलिए बना लेते हैं, देखिए इस तरह से करते हैं। यह हमारा उत्तल दर्पण है, लिख लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पहला नियम था। यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी नियम को दोस्तों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। यह पहला नियम था, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आइए दोस्तों दूसरा नियम जानते हैं। तो दोस्तों दूसरा नियम कहता है कि गोली दर्पण से, ठीक है, गोली दर्पण, हम लोग गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के सामान्य नियम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। अभी देखिए दोस्तों मैंने यह अवतल दर्पण बनाया है, यहां पर उत्तल दर्पण बनाया है, नाम लिख लेते हैं दोनों का। यह अवतल दर्पण है, ठीक है, हाँ, और यह उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब यहां देखिए ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस और ये ध्रुव है। यहां इसमें देखिए ये ध्रुव है, फोकस और ये वक्रता केंद्र। तो देखिए मैंने बोला आपसे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें गोलीय दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है, ठीक है। आइए तब इस पर दो किरण बनाते हैं, देखिए यहां देखिए, तो मैंने यहां पर दो किरण बनाया है, एक यह प्रकाश किरण है और यह एक प्रकाश किरण है। तो यह दोनों प्रकाश किरण इस अवतल दर्पण के, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके यह
फोकस से होकर जाएगी। तो यहां से जाएगी होकर के, देखिए ये फोकस है, तो इससे होकर के यह जाएगी। मैं यहां पर इसका उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको साफ सुथरा चित्र दिख सके, इसलिए मैं यह स्केल का उपयोग कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, फोकस, ये फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, यह हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद वह फोकस से होकर जाती है। तो यह अवतल दर्पण में इस प्रकार से होता है। अब आइए देखते हैं उत्तल दर्पण में। तो प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है दर्पण पर। ये मैं दो प्रकाश देखिए खींच रहा हूं, प्रकाश किरण। हाँ, तो देखिए दोस्तों, जब यह दोनों प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ ये है ना, जिधर कलई नहीं किया हुआ, ये बाहर वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है। तो जब यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां देखिए कलई इस तरह किया गया ना, तो बस यह परावर्तक पृष्ठ यह है, तो इससे टकराएगी, तो यह फोकस से किरण आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए आती हुई प्रतीत होती है, तो ये ऐसे बनाएंगे, इसको थोड़ा यहां बनाते हैं। हाँ, तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो ये किरण भी फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए अच्छे से फिगर को बनाइए आप लोग भी, पेन और कॉपी लेकर। हाँ, तो देखिए दोस्तों बन गया। इस तरह से यह फोकस से आती हुई किरण प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह दोनों नोट कर लीजिए दोस्तों। तीसरा नियम आइए अब हम लोग जानते हैं। अभी तक हमने दो नियम पढ़ लिए हैं अच्छे से। देखिए तीसरा नियम कहता है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें गोली दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक अवतल दर्पण लिया है और एक उत्तल दर्पण, यह दोनों ही गोली दर्पण के प्रकार होते हैं। ठीक है, हम जानते हैं गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो यहाँ देखिए, जब हम अवतल दर्पण में प्रकाश किरण को छोड़ते हैं तो वह फोकस से होकर जो जाती है किरणें, वो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के, ये जो मुख्य अक्ष है इसके समांतर हो जाती है। आइए देखते हैं। तो देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं। हाँ देखिए, फोकस से होकर जाने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह इसके समांतर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, और एक किरण भेजते हैं। देखिए फोकस से होकर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, तो इसके समांतर हो जाएगी। यह किरण भी क्या हो जाएगी, इसके समांतर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से समांतर हो जाएगी। इसी तरह देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है। उत्तल दर्पण में, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से डाली जाती है दर्पण पर। तो देखिए फोकस से, उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो देखिए इसमें फोकस से आती हुई किरणें, यह देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस तरह से देखिए, फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से समांतर हो जाएगी।
और देखते हैं किरण, मैंने अभी अभी बोला आपको कि उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बस दोनों में यह फर्क है। देखिए दोस्तों, हाँ, बहुत ही प्यारा चित्र बन गया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों, अब हम चौथा नियम पढ़ते हैं। देखिए चौथा नियम दोस्तों हम पढ़ते हैं। चौथा नियम कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें गोली दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। बहुत ही सरल नियम ये तो है। मतलब दोस्तों कि जो ये वक्रता केंद्र है अवतल दर्पण के लिए, देखिए ये जो वक्रता केंद्र है, यदि इससे कोई किरण गुजरती है तो वह इस अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यह नियम है। चलिए दोस्तों इस नियम को करते हैं देख करके। देखिए मैं एक वक्रता केंद्र से किरण को भेज रहा हूं। यहां देखिए वक्रता केंद्र से मैं एक किरण को भेज रहा हूं, तो यह अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यह वक्रता केंद्र से एक किरण आई, अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई और उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, यह नियम कहता है। बहुत ही सरल नियम है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण में इसमें भी वैसा ही होगा। इसमें देखिए दोस्तों यह कलई किया हुआ है और कलई पॉलिश किए हुए कि इधर बना है फोकस और वक्रता केंद्र। तो दोस्तों इसके इधर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में नहीं आएंगे, वो हमें ऐसा मान कर चलना होगा। आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। देखते हैं इसको करके। देखिए मैं एक वक्रता केंद्र से किरण को भेज रहा हूं, या प्रतीत होती है, तो इसलिए इनको डॉट डॉट से दिखाएंगे ना, डैश डैश से। ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ के उधर एक पूरा लाइन दिखाएंगे। तो देखिए ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, यहां टकरा रही है, टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो यह उत्तल दर्पण के लिए होता है। बहुत ही सरल नियम था दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। कुछ नियम और है इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों यह देखिए पांचवा नियम है और यह आखिरी नियम है दोस्तों। यह दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए सामान्य नियम में यह पांचवा नियम है, जिसमें देखिए लिखा है मैंने कि गोली दर्पण के ध्रुव पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद परावर्तन के नियम का पालन करते हुए, परावर्तन के नियम मैंने दो नियम बताए थे परावर्तन के, तो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो परावर्तन का नियम मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने नहीं जानते तो लेक्चर 1 में जाकर के जरूर देखिएगा। यहां देखिए तो यह ध्रुव है अवतल दर्पण में, यहां यह ध्रुव है P, तो इस पर सीधी पड़ने वाली प्रकाश किरणें वह इस मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो आइए करके देखते हैं इसको। ये देखिए, हाँ देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से रखते हैं। हाँ सही है। तो दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली किरणें वह मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती हैं। तो यह मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। यह आने वाली किरणें तो आपतित किरणें बोलते हैं, फिर टकराने के बाद जो वापस जाती है उसको परावर्तित किरणें बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यह कोण जितना होगा मुख्य अक्ष के साथ, यह हमारा मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के साथ यह जितना कोण बनाएगा उतना ही कोण ये होगा। यदि ये कोण आई है, आने वाली किरण और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण बना है इसको आपतन कोण कहते हैं, और यह जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं परावर्तन कोण R है और आपतन कोण I है, तो कोण I और कोण R बराबर होंगे। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो कोण I बराबर होगा कोण R। ठीक है, इसमें देखिए अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में देखिए दोस्तों कि
ध्रुव पर पड़ने वाली, दर्पण के ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरणें वह मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। तो यहां देखते हैं, हम अभी पढ़ चुके हैं दोस्तों पहला नियम कि कोई भी दर्पण हो सदैव बाईं ओर से प्रकाश किरणें भेजी जाती हैं। तो यहां देखते हैं, तो यह प्रकाश किरण आपतित होती है ध्रुव पर और यह मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाएगी। देखते हैं यहां पर ये परावर्तित हो गई। तो जितना यह मुख्य अक्ष हमारा है, यह जितना कोण बनेगा मुख्य अक्ष और आने वाली किरणें के बीच में, यह जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यह होगा, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण और मुख्य अक्ष के बीच में। तो उसी प्रकार यदि हम आने वाली किरण और मुख्य अक्ष के बीच में बने कोण को आई मान ले और परावर्तित होने वाली किरण, ठीक है, यह जाने वाली किरण है या आने वाली किरण है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। तो परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष के बीच में यह जो कोण बना है, हम मानते हैं यह आर है, तो कोण आई और कोण आर बराबर होंगे। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। तो कोण आई बराबर कोण आर होगा। नोट कर लीजिए दोस्तों, ये पांचवा नियम था। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे गोली दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैंने बोला था आपको कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो दोस्तों गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। चलिए दोस्तों लिखते हैं यहां पर पहले, अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने अभी अभी जो जो नियम पढ़े हैं उन सभी नियम का उपयोग हम यहां पर करने वाले हैं। तो आप दोस्तों उन सभी नियम को याद कर लेंगे, तब उसके बाद यहां इसको बनाएंगे। इससे क्या होगा, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और बहुत ही आसानी से आप बना सकेंगे और समझ भी सकेंगे। चलिए दोस्तों, हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये अवतल दर्पण रहा, हाँ ये अवतल दर्पण रहा। अब इसका मुख्य अक्ष हम बनाते हैं। देखिए मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब बात ये आती है दोस्तों कि हम दर्पण, इस अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां पर रख सकते हैं, मतलब वस्तु की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह आपको दोस्तों कोई बताता नहीं होगा, इसलिए आप दर्पण का प्रतिबिंब, सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको चलिए दोस्तों क्लियरफाई कर देते हैं। देखिए यहां पर देखिए मैंने यह मुख्य अक्ष बनाया है। मुख्य अक्ष के बाद देखिए यह वक्रता केंद्र है, फिर यह हमारा फोकस, ये ध्रुव है। इतना बात देख लिए। अब देखिए इसके बाद वस्तु को मैं सबसे पहले, यह देखिए मेरे हाथ में एक मार्कर है, यह मान लीजिए कोई वस्तु है, तो मैं इसको सबसे पहले यहां पर रखता हूं। मुख्य अक्ष ये है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और यह ध्रुव है, ठीक है। देखिए मैं इसको यहां पर रखता हूं, तो यह क्या मुख्य अक्ष पर है? नहीं, यह मुख्य अक्ष पर नहीं है। तो मान लेते हैं कि वस्तु अभी अनंत पर है, वस्तु अभी अनंत पर है। तो अनंत को दिखाने के लिए मैं यहां पर ऐसे डॉट डॉट बना रहा हूं और यह इनफाइनाइट। तो वस्तु अभी यहां अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आइए इसको पहले देखते हैं। तो पहला नियम ये, पहला ये हो गया वस्तु का स्थिति कि जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। दूसरा देखिए कहां हो सकता है वस्तु, हम सोच सकते हैं। दूसरा देखिए मुख्य अक्ष अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष पर हो। तो दूसरा स्थिति ये हो सकता है वस्तु का अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मुख्य अक्ष पर। तो यहां पर लिखते हैं दूसरा अनंत, इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं, इनफाइनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में, बीच में, ठीक है, और मुख्य अक्ष पर।
अब देखिए, अब यह वस्तु की स्थिति कहां हो सकती है और कहां हो सकती है? यहां देखिए, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर हो सकती है वस्तु की स्थिति, आप सोच सकते हैं। तो यहां पर तीसरा स्थिति हो सकता है वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र सी। ठीक है। अब देखिए चौथा स्थिति क्या हो सकता है वस्तु का, यह हमने वक्रता केंद्र पर देखा। इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यह यहां आ सकता है। ये देखिए मार्कर कहां पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो यह स्थिति हो सकता है, चौथी स्थिति लिख लेते हैं। वक्रता केंद्र ऐसे लिखते हैं, सी और एफ के बीच में, सी और एफ मतलब फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। हाँ, अब देखिए दोस्तों, और कहां कहां स्थिति हो सकती है वस्तु की? फोकस पर हो सकती है, हमने वक्रता केंद्र पर देखा, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में देखा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं तो यह फोकस पर हो सकता है वस्तु, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो पांचवी स्थिति हो सकती है फोकस पर। ठीक है। अब देखिए एक आखिरी स्थिति सोचिए दोस्तों, कहां हो सकता है? फोकस है और ध्रुव है, तो इसके बीच में भी हो सकता है वस्तु की स्थिति हो सकती है। तो यह देखिए छठवीं स्थिति हो सकती है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच में। तो यहां पर लिखते हैं फोकस और ध्रुव मतलब पी के बीच में। यह 6 स्थितियां हो सकती हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोई भी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो उसके कौन कौन से गुण हो सकते हैं, जैसे कि उसका आकार कैसा हो सकता है, वह किस प्रकार का है, मतलब कि वह वस्तु के जैसा सीधा है या उल्टा है, वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक का मतलब कि यदि वह इस पॉलिश किए हुए भाग के उधर परावर्तक पृष्ठ की ओर ही जब बनता है, ठीक है, और ऊपर बनता है तो वह वास्तविक होगा। ठीक है, वास्तविक और सीधा होगा। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है वस्तु, वस्तु का प्रतिबिंब यदि इमेज मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो वह उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक होगा। तो आइए दोस्तों करके देखते हैं एक। तो हमें इसमें क्या क्या बताना होगा, यहां लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। देखिए हमें यह बताना हो सकता है प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति वह कहां पर बनेगी। यहां लिख लेते हैं प्रतिबिंब की स्थिति बतानी होगी, पोजीशन। दूसरा देखिए दोस्तों, हमको यह भी बताना हो सकता है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है, जिसे साइज बोलते हैं। यहां लिख लेते हैं प्रतिबिंब का आकार। यही 3 चीजें हमको बतानी होती है, प्रतिबिंब का आकार, साइज जिसे बोलते हैं। फिर तीसरा देखिए, तीसरा हम यह बता सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वह वास्तविक है कि आभासी है, ठीक है, उल्टा है कि सीधा है। यह 2 बातें हम इसमें बता सकते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति में, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यह 3 चीजें आपको सभी में बताना होगा। और दोस्तों यह काफी इंटरेस्टिंग है चैप्टर, आपके एग्जाम में भी पूछता है। चलिए दोस्तों पहला नियम हम बनाएंगे, इसको नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो आइए दोस्तों पहली स्थिति के बारे में हम लोग जानते हैं। पहला स्थिति मैंने बताया था आप लोगों को कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए बात करते हैं। देखिए अगर मैं वस्तु यहां अनंत पर लेता हूं, चलिए वस्तु को बनाते हैं। देखिए वस्तु को हम एक रेखा के रूप में बनाएंगे, एक रेखा रहेगी, एक लाइन रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग वस्तु मानेंगे। तो यहां देखिए मैं एक लाइन खींच रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन ही एक वस्तु है, यह एक ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम लेते हैं ऑब्जेक्ट वस्तु ए बी, वस्तु ए बी। तो देखिए दोस्तों हमने जो जो नियम पढ़ा है अब हम इसका उपयोग यहां पर करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। पहला नियम हम लोग ये नहीं पढ़ा था कि वस्तु पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से डाली जाती है, सॉरी, दर्पण पर प्रकाश सदैव बाईं ओर से भेजी जाती है या डाली जाती है। और दूसरा नियम हमने ये पढ़ा था कि यदि कोई किरण वस्तु से
मुख्य अक्ष के समांतर चलती है, यदि कोई किरण हम भेजते हैं वह मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो वह इस आवर्तक दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो यह नियम हम इसमें उपयोग करते हैं। देखिए यहां पर हम किरण आरेख कर रहे हैं, यह किरण है, ठीक है, तो यह प्रकाश किरण है, यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। फोकस हमारा यहां है, इससे होकर जाएगी। उसी तरह एक किरण और देखिए दोस्तों, हमको प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। आप ये देख सकते हैं यहां से भी किरण निकलेगी, यहां से भी किरण निकलेगी, यहां से भी किरण निकलेगी, तो हमको कम से कम 2 किरण चाहिए। ठीक है, तो एक किरण हम यहां से भेजते हैं, देखिए, तो यह देखिए प्रकाश किरण, यह गई अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद यह फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, फोकस से होकर जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, मुझे पढ़ाने में यह बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा जरूर। देखिए, तो यह प्रकाश किरण अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रतिबिंब कहां बना। देखिए, दोनों किरण जहां एक दूसरे को काटते हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, वहां जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां हम मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे, तो वह वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए, यह हमारा वस्तु है, यहां लिख लेते हैं कि यह हमारा वस्तु है, नहीं तो हम भूल जाएंगे, यह वस्तु है। ठीक है, अब देखिए यह दोनों किरण यहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, यहां देखिए यह दोनों किरण यहां पर काट रहे हैं फोकस पर एक दूसरे को। तो यदि हम यहां मुख्य अक्ष पर अभिलंब खींचेंगे तो वह मुख्य अक्ष पर ही बिंदु है, तो अभिलंब कैसे खींचे, तो देखिए दोस्तों यही प्रतिबिंब है। और देखिए दोस्तों, यह जो प्रतिबिंब है यह परावर्तक पृष्ठ के इस तरफ बना है, तो यह वास्तविक होगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति पहले लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या है कि वह फोकस पे बना है, इस पर, फोकस पर, यहां लिखते हैं फोकस पर बना है, मतलब एफ पर। फिर दूसरा देखिए दोस्तों है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। आप यहां देखकर बता सकते हैं प्रतिबिंब का आकार बिल्कुल बिंदुवत अत्यधिक छोटा है, तो यहां लिखेंगे हम अत्यधिक छोटा या बिंदुवत, अत्यधिक छोटा या बिंदुवत, अत्यधिक छोटा या बिंदुवत, इसे आप बिंदुवत भी कहिए तो सही रहेगा, क्योंकि यह एकदम बिंदु की भांति, पॉइंट की तरह बना है। अब तो प्रकृति के बारे में बात करते हैं। यदि यह प्रतिबिंब, देखिए इसके प्रतिबिंब प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो यह फोकस पर बना है। अब देखिए दोस्तों, हमारा वस्तु है ए बी, तो वस्तु ए बी का देखिए यह क्या है, शीर्ष है, यह ऊपर वाला भाग है, और वस्तु ए बी का ये देखिए बी पॉइंट जो है वह नीचे वाला भाग है। तो जब हमने वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण को भेजा तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद नीचे की ओर मुड़ गई, या नीचे की ओर मुड़ गई। ठीक है, और जब हमने वस्तु के नीचे वाले भाग बिंदु बी से प्रकाश किरण को भेजा तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह ऊपर की ओर चली गई, यह देखिए यह ऊपर की ओर चली गई। तो आप देख सकते हैं वस्तु का ऊपर वाला मतलब सिर नीचे आ गया और पैर ऊपर चला गया। एक अगर कोई लड़का खड़ा होता तो उसका देखिए सिर नीचे आ गया, यह किरण क्या है, सिर से जब किरण निकला तो वो नीचे आ गया, और पैर से जो किरण निकला वह ऊपर चला गया, तो वस्तु क्या बनेगा, उल्टा बनेगा ना। तो यहां पर हम बोल सकते हैं वस्तु उल्टा बनेगा। ठीक है, यह वस्तु हमारा उल्टा बनेगा। और वास्तविक है कि आभासी, तो देखिए यह इस कलाई किए हुए भाग के उधर बना है, परावर्तक पृष्ठ के ओर बना है, इसलिए यह वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ के ओर बना है इसलिए वास्तविक, तथा उल्टा बनेगा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसके बाद अभी हम लोग और सारे स्थिति के बारे में जानेंगे।
तो आइए दोस्तों, अब हम दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। दूसरा है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो देखिए, यह अनंत है, मतलब बहुत दूर है, ठीक, और यह वक्रता केंद्र है, इसके बीच में वस्तु हमने अभी देख लिया था, सॉरी, हमने अभी अनंत पर देखा था ना। अब हम बात करेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब वस्तु आ जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो देखिए, हम एक यहां पर वस्तु बनाते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था, वस्तु को हम एक रेखा के रूप में लेंगे, ठीक है, उसको हम एक रेखा के रूप में लेंगे। तो यहां देखिए, यह हमारा वस्तु है, इसका नाम देते हैं वस्तु ए बी, वस्तु ए बी, ठीक है। अब देखिए, हमने जो जो नियम पढ़ा है उसी का उपयोग करके हम प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। तो देखिए, एक नियम हम ये उपयोग करते हैं इस पर कि जब वस्तु से प्रकाश किरण भेजी जाती है और वह मुख्य अक्ष के समांतर हो, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएंगी। यह पहला नियम है, इसका उपयोग करते हैं यहां पर। देखिए, तो यह इससे टकराएगी, उसके बाद फोकस से होकर जाएगी, इसको फोकस से, देखिए, ये फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए, प्रतिबिंब अभी नहीं बना है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि दो किरण आपस में जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, अगर हम यहां से और किरण भेजते हैं तो वह तो फोकस से ही होकर जाएगी, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो एक किरण हम देखिए और लेते हैं, इसके बिंदु ए से, वस्तु के जो शीर्ष है ए, वहीं से हम एक किरण लेते हैं कि यदि यह किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें दर्पण की परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए, तो यहां पर रखते हैं, ये वक्रता केंद्र थोड़ा देखिए, हमें माप नहीं सही लिया है, आप ध्यान से करेंगे दोस्तों। तो यह वक्रता केंद्र है, ठीक है, सब ठीक है। देखिए, अब सही है, इसको हम अब स्केच करते हैं। देखिए, तो वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें, यह किरण आई और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो देखिए, दोनों किरण कहां एक दूसरे को काटती है, यहां काटती है, यहां काटती है। तो यहां पर हम मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे, ठीक है, अभिलंब खींचते हैं। यह हमने अभिलंब खींच दिया। अब देखिए, तो यही हमारा प्रतिबिंब होगा। अब बात करते हैं कि इस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, इस प्रतिबिंब का आकार कैसा है और इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, ठीक है, इसके बारे में हम यहां नोट करते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति। तो देखिए, पहले बात करें यह प्रतिबिंब की। यहां देखिए, यह प्रतिबिंब नीचे बना है, मुख्य अक्ष के नीचे, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाती है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। यहां लिख लेते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। आइए अब यहां देखते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है। वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा बना है, तो हम यहां देखकर बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा, या फिर बस छोटा लिख सकते हैं, या लिख लेते हैं केवल छोटा, ठीक है। अब देखिए, प्रकृति के बारे में बात करें तो देखिए, यहां ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण थी, यह ऊपर शीर्ष से आती हुई फोकस से होकर चली गई नीचे की ओर, और वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट गई। तो वस्तु देखिए, पहले वास्तविक बना है क्योंकि यह परावर्तक पृष्ठ के इधर बना है। अब देखिए, यह उल्टा है कि सीधा, तो देखिए यह नीचे बना है, ठीक है, यह शीर्ष से आने वाली किरण यहां काटती है और यह
वक्रता केंद्र से आने वाली किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों वास्तविक है लेकिन उल्टा है। यहां लिख लेते हैं वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसके बाद अभी हम लोग बहुत सारी स्थितियां हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो तीसरे स्थिति के बारे में बात करते हैं। तीसरा स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो यहां पर एक वस्तु बनाते हैं वक्रता केंद्र पर। देखिए वस्तु बिल्कुल एक रेखा की तरह होगा, ठीक है। हम एक रेखा की तरह यहाँ पर वस्तु का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई वस्तु नहीं है यहाँ पर खड़ा करने के लिए बोर्ड पर। यह ए बी, वस्तु का नाम है ए बी। तो देखिए दोस्तों इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहां बनेगा, जब यह वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो एक प्रकाश किरण हम इसके शीर्ष से भेजते हैं। तो हम ये पढ़े हैं दोस्तों कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, ठीक है। हम यह देखिए दोस्तों आपको फिर से बता देते हैं कि जब दो किरणें भेजेंगे, ठीक है। तो जब दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को काटेंगी उस कटान बिंदु पर हम मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे, तो वही वस्तु की लंबाई होगी और वहीं पर वस्तु हमारा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो एक यहां प्रकाश किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, या मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। और दूसरा किरण देखिए दोस्तों आप कैसे सोच सकते हैं, देखिए ऐसा किरण सोचिए जो इस पहले वाली किरण को कहीं काटे, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना एक फोकस से होकर आने वाली किरण, हमने ये नियम भी पढ़ लिया है कि फोकस से आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका उपयोग करते हैं यहां पर। देखिए फोकस से आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यह देखिए दोस्तों यह दोनों यहां पर मिलते हैं। तो यहां पर मिलते हैं वस्तु। अब यहां पर हम इस कटान बिंदु पर मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचते हैं, देखिए अभिलंब खींचते हैं। यह देखिए हमने अभिलंब खींच दिया। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं वक्रता केंद्र को। हाँ तो देखिए हमने यह अभिलंब खींच दिया। यह बिल्कुल वस्तु के नीचे बना है, उसका परछाई, उसका प्रतिबिंब वस्तु के बिल्कुल नीचे बना है, मुख्य अक्ष के नीचे। तो यह हमारा वस्तु रहा। यह देखिए ए डैश और यह बी डैश। ए डैश बी डैश जो है वह वस्तु का प्रतिबिंब है। तो वस्तु की स्थिति कहां है, वस्तु की स्थिति है वक्रता केंद्र पर, और मुख्य अक्ष के नीचे है, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब कहां है, वक्रता केंद्र पर, मुख्य अक्ष के नीचे है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर है, ठीक, और मुख्य अक्ष के नीचे है। दूसरा वस्तु का प्रतिबिंब का आकार, साइज कैसा है, देखिए जितनी बड़ी हमारी वस्तु थी उतना बड़ा ही उसका प्रतिबिंब बना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर, फिर देखिए दोस्तों प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, यह वास्तविक है, परावर्तक पृष्ठ के बाईं ओर बना है, ठीक। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक। और यह देखिए दोस्तों हमने दोनों किरण इस वस्तु के शीर्ष से भेजा है, तो यहां पर जहां काटेगा वही इसका शीर्ष होगा। तो यहां देखिए शीर्ष है ए डैश, मतलब शीर्ष नीचे है और पैर ऊपर है। तो यह वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है लेकिन उल्टा बना है। तो यहां पर लिखेंगे प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टा।
नोट कर लीजिए इसको। अभी कुछ और स्थितियां बची है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। आइए दोस्तों चौथा देखते हैं स्थिति क्या है। चौथा स्थिति है वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच में जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है। तो हम पहले वस्तु बनाते हैं। देखिए बोला है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु हो, तो ये वक्रता केंद्र है, यह फोकस है, इसके बीच में वस्तु होगी तब। देखिए यह वस्तु है, यह हमारा वस्तु है जिसका नाम है ए बी। अब देखिए दोस्तों, हम एक प्रकाश किरण भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, ठीक जैसा हमने इसके पहले अभी किया था वैसे ही करेंगे यहां पर। देखिए यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरा देखिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा हम फोकस से आने वाली किरणें, फोकस से आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं वो किरणें, ठीक है। तो दूसरा हम यह किरण ले सकते हैं, यह हमारा फोकस रहा, तो यह फोकस से आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। यहां पर ऐसे हम कर सकते हैं। देखिए सही बना है दोस्तों। अब देखिए हम क्या करेंगे, वस्तु यह दोनों किरण एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, यह कटान बिंदु है, इस पर हम लोग अभिलंब खींचेंगे। क्या खींचेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। देखिए अभिलंब खींचते हैं, देखिए हमने यह अभिलंब खींच दिया है, इसका नाम रखते हैं। देखिए यह ए डैश और यह बी डैश होगा, ठीक है, यह ए डैश और यह बी डैश होगा। देखिए वस्तु का प्रतिबिंब यह हमें मिल गया। अब बात करते हैं कि इस प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, यह प्रतिबिंब कहां बना है, प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब देख सकते हैं आप दोस्तों, वक्रता केंद्र के पहले बना है, वक्रता केंद्र के पहले बना है। तो यहां पर लिखेंगे वक्रता केंद्र सी के पहले, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र सी के पहले बना है। अब बात करें आकार की, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बना है उसका आकार देखिए, उसका आकार बहुत बड़ा है वस्तु से। यह हमारा वस्तु है, इससे बड़ा है काफी, वस्तु के आकार से प्रतिबिंब जो है काफी बड़ा है थोड़ा। तो यहां पर लिख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब बात करते हैं वस्तु के प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में, प्रतिबिंब के प्रकृति के बारे में। तो प्रतिबिंब का प्रकृति देखिए यहां पर, मतलब वास्तविक है कि आभासी है, सीधा है या उल्टा है। तो देखिए हमने दोनों प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से भेजा था, तो यह पहला प्रकाश किरण यहां गया, ठीक, यह पहला प्रकाश किरण, दूसरा प्रकाश किरण फोकस से होकर आया। तो दोनों देखिए दोस्तों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे, जब हम दोनों प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से ले रहे हैं तो दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेंगे वह वस्तु के प्रतिबिंब का शीर्ष होगा। तो यहां पर ये क्या है, प्रतिबिंब का शीर्ष है, तो मतलब ये पैर है, तो यह सॉरी यह शीर्ष है तो यह पाद होगा, ठीक है। तो मतलब वस्तु का प्रकृति जो है वह वास्तविक है लेकिन उल्टा है। तो यहां लिखते हैं वस्तु सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक है लेकिन उल्टा है। और दोस्तों देखिए आपको एनसीईआरटी के बुक में वस्तु के स्थान पर बिंब भी ले सकता है, तो उसका मतलब भी होता है वस्तु, वस्तु जहां जहां हमने लिखा है वहां पर बिंब दे सकता है, तो बिंब का मतलब होता है वस्तु, मतलब प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, ठीक है। देखिए वास्तविक तथा उल्टा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी एक और है इसमें,
आइए दोस्तों पांचवी स्थिति के बारे में जानते हैं। पांचवा स्थिति है दोस्तों कि वस्तु जब फोकस F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए देखते हैं। अब हम वस्तु को फोकस पर लेते हैं, फोकस F पर। तो यह हमारा फोकस है, इस पर हम लोग वस्तु को यहां पर बना रहे हैं। ये वस्तु AB है, देखिए ये वस्तु AB है, वस्तु का नाम AB है। तो यहां से हम एक प्रकाश किरण देखिए फोकस से भेजते हैं। तो हम जानते हैं कि जब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, फोकस से होकर जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहां देखिए जब हम फोकस से भेजेंगे, ये भी बात सही है। एक और बात देखिए दोस्तों, अगर हम वस्तु के शीर्ष से प्रकाश किरण को भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर तो वह फोकस से होकर जाएगी, ये भी बात सही है। तो दोनों में से आप कोई एक लगा सकते हैं। मैं लगा रहा हूं इस पे नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। देखिए जब मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजता हूं तो यह फोकस से होकर जाएगी, यह प्रकाश किरण फोकस से होकर जाएगी। देखिए यह फोकस से होकर जाएगी। अब देखिए दोस्तों दूसरा हम लोग यहां पर नियम उपयोग कर रहे हैं। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जाती है तो वह अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। हमने ये नियम पढ़ लिया है। तो देखिए हम एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से भेजते हैं। देखिए तो यह देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यह दोनों किरण देखिए दोस्तों एक दूसरे से कहां मिलेंगी, यह दोनों किरण देखिए एकदम समांतर दिख रही हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर किरणें एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती है, अनंत पर मिलती है। ठीक है, तो यदि यह दोस्तों देखिए अनंत पर मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए इसका प्रतिबिंब कहां बना। आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रतिबिंब कहां बनाया अभी। देखिए इसका प्रतिबिंब दोस्तों यह दोनों में अभी बोला कि दोनों ये किरणें अनंत पर मिलती हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, अनंत पर। यहां पर लिख देंगे अनंत पर। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब का आकार। अगर मानिए दोस्तों मैं इमेजिन करता हूं, आप भी इमेजिन करिए कि यदि ये दोनों किरणें कहीं पर काटती हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये यहां पर काटती है, इस पॉइंट पर दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, तो आप बताइए यह देखिए यह मुख्य अक्ष के नीचे है। जब हम इस बिंदु पर, ठीक है, इस कटान बिंदु पर जब हम मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे तो इसका शीर्ष देखिए नीचे है। तो यानी कि वस्तु का जो प्रकृति होगा, हम बात कर रहे थे आकार का, हमको प्रकृति भी पता चल गया। तो प्रकृति जो होगा वस्तु का, सॉरी प्रतिबिंब का, वह वास्तविक होगा लेकिन उल्टा होगा। तो प्रकृति को ही लिख लेते हैं सबसे पहले, वास्तविक होगा प्रकृति लेकिन उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब देखिए बात करते हैं आकार का। देखिए आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। यह अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा है। देखिए वस्तु हमारा यहां है, यह अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा लिख सकते हैं आप। आकार में वस्तु से बहुत बड़ा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वस्तु जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बन रहा है तो हमको नहीं पता कि वह कितना बड़ा बना है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं वस्तु से जब भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। तो आकार में लिख लेते हैं वस्तु से बड़ा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत बड़ा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों। इसके बाद अब हम लोग अवतल दर्पण हो गया, इसके बाद अब हम लोग एक और स्थिति इसके बारे में जानेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो आइए दोस्तों देखिए आखिरी स्थिति हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनना। इसमें देखिए आखिरी स्थिति है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में हो। तो यहां पर मैंने एक अवतल दर्पण बना दिया है। यह अवतल दर्पण का केंद्र है, वक्रता केंद्र जिसे बोलते हैं, और यह फोकस है,
यह ध्रुव है। तो इस बार वस्तु क्या है, वो फोकस और ध्रुव के बीच में है, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये देखते हैं। इस बार काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप सोच नहीं सकते हैं इस बार। देखिए, तो यहां पर हम वस्तु को ध्रुव तथा फोकस, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में ले गए हैं, तो इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहां बनता है। यह हमारा वस्तु ए बी है। अब देखिए, हम एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो वह हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। तो इसको करते हैं। देखिए, तो यह किरण फोकस से होकर जाएगी, फोकस हमारा यहां है। अब देखिए, एक किरण और लेते हैं। देखिए, वक्रता केंद्र से हम एक किरण लेते हैं। जब वक्रता केंद्र से किरण जाएगी तो वह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो एक किरण यहां से भेजते हैं। देखिए, अब सही है। ये हमारा वस्तु था। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो देख सकते हैं दोनों ये किरणें आपस में एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिलेंगी, यह एक दूसरे से काफी दूर होती जा रही है। तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ये एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी, इस बार बिछड़ रही है ये दोनों। तो देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब कहां बना, प्रतिबिंब तो पीछे नहीं बना, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की ओर तो नहीं बना। तो यह हम ऐसा आभास, ऐसा प्रतीत करते हैं कि जब हम इन दोनों किरणों को दर्पण के पीछे मिलाएंगे तो एक दूसरे को कहीं काटती हैं, ऐसा हम प्रतीत करते हैं, ऐसा हम आभास करते हैं। तो इन दोनों किरणों को हम दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या यह एक दूसरे को काटती है। देखिए, हाँ, इसको भी बढ़ाते हैं। देखिए, तो यह दोनों दोस्तों यहां पर एक दूसरे को काट रही है, दर्पण के पीछे एक दूसरे को काट रही है। यहां पर देख सकते हैं, यहां पर यह दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। तो जब हम इस कटार बिंदु पर मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे तो देखिए वही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसको खींचते हैं। देखिए, क्योंकि यहां पर प्रतिबिंब जो है वह भी आभासी बन रहा है, इसलिए हम इसको भी डॉट डॉट से दिखाएंगे। ठीक है, यह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हमारा बन गया। देखिए दोस्तों, प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बन रहा है। यह देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है और एक आभासी प्रतिबिंब होगा तब, क्योंकि परावर्तक पृष्ठ की ओर बनता तो यह वास्तविक प्रतिबिंब होता, लेकिन यहाँ पर यह कलई किए हुए, पॉलिश किए हुए, ठीक है, की ओर बन रहा है, इसलिए यह आभासी प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी दर्पण के पीछे। यहां लिख सकते हैं हम, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे। हाँ, अब देखिए प्रतिबिंब का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार देखिए, यहाँ वस्तु हमारा ए बी है और ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो प्रतिबिंब काफी बड़ा है वस्तु से, तो यहां पर हम आकार में लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा लिखेंगे, वस्तु से बड़ा। साइज जो है प्रतिबिंब का वह इमेज का वस्तु से बड़ा रहेगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो प्रकृति देखिए प्रतिबिंब की, क्या देखिए प्रतिबिंब का प्रकृति, यह दर्पण के पीछे बना है तो यह आभासी रहेगा, और यह देखिए यह सीधा बना है, बिल्कुल वस्तु के अनुसार यह बिल्कुल सीधा बना है, तो इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। दोस्तों यहां पर यह हमारा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना,
इसमें जितनी स्थितियां थी वस्तु की और प्रतिबिंब की वो सभी हमने इसमें बता दिया है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसमें देखिए मैंने एक उत्तल दर्पण बनाया है। यह एक उत्तल दर्पण है जिसके उभरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन किया जाएगा और इसके देखिए दबे भाग पर कलई किया हुआ है। तो यहाँ देखिए वस्तु की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर उत्तल दर्पण में वस्तु की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है। तो देखिए फोकस और वक्रता केंद्र तो यह उत्तल दर्पण के कलई किए हुए भाग की ओर है। तो कौन बचा? केवल ध्रुव बचा। और यह जब हम इस मुख्य अक्ष को अनंत पर ले जाते हैं तो देखिए यह एक अनंत बचता है। तो दो स्थितियां हो सकती है वस्तु की, एक अनंत पर हो सकती है मतलब बहुत दूर हो सकती है वस्तु, और दूसरा ध्रुव तथा अनंत के बीच में। क्योंकि अब देखिए इस पर नहीं हो सकता क्योंकि यह तो दर्पण के पीछे है, कलई किए हुए भाग की ओर है, इसलिए इस पर तो वस्तु रखी नहीं जा सकती। तो वस्तु की दो स्थितियां बनती है। पहला है अनंत पर, फिर दूसरा है अनंत और अनंत तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच। चलिए दोस्तों तब बनाते हैं। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत तथा ध्रुव के बीच में। नोट करिए इसको पहले। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जिसमें हमने जाना कि दो स्थितियां होती है वस्तु की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो। तो हम देखिए अनंत पर वस्तु को लेते हैं। यहां देखिए हम यहां वस्तु को बनाते हैं रेखा। यहां देखिए तो यह वस्तु है हमारा, वस्तु ए बी, इसका नाम देते हैं, यह ए बी है। अब देखिए हम यहां से दो किरणें भेजेंगे। इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। देखिए इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं तो यह हो गया ए बी। अब यहां से हम दो किरणें भेजते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यदि हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहां यह ध्यान रखेंगे, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है क्योंकि यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र कलई किए हुए भाग की ओर है, पॉलिश किए हुए भाग की ओर, इसलिए आती हुई प्रतीत होंगी। भेजते हैं प्रकाश किरण को। देखिए जब हम प्रकाश किरण को भेजेंगे तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। हाँ देखिए तब यह हमने किरण भेजा तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अरे फोकस से होकर जाती है, फोकस से यह आती हुई प्रतीत होती है। इसको भी करते हैं इसी तरह से। देखिए जब हम इसको दर्पण से जब यह परावर्तित होती है तो यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए दोस्तों यह दोनों किरण दर्पण के पॉलिश किए हुए भाग की ओर फोकस पर एक दूसरे को काटते हैं। तो यहां देख सकते हैं आप, यही हमारा प्रतिबिंब है जो कि बहुत ही छोटा है, बिंदुवत है। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। तो यहां लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति में हम लोग जानेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा है और प्रतिबिंब का प्रकृति भी कैसा है। यह दोनों बात भी हम इसी में जानेंगे। दूसरा रहेगा प्रतिबिंब का आकार, तीसरा रहेगा इसका प्रकृति। देखिए यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति, यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वह अत्यंत छोटा या बिंदुवत है। यहां लिख सकते हैं हम लोग अत्यंत छोटा या बिंदुवत में बिंदुवत लिख देता हूं। यह तो स्थिति में हो गई ना, यह आकार में आता है।
तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, वह फोकस पर है, वह फोकस पर है। यहां पर लिखेंगे एफ पर, मतलब फोकस पर है। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वह अत्यंत छोटा या बिंदुवत बना है, जैसा कि हमने पहले वाले में बनाया था अवतल दर्पण में, उसी तरह से है। तो यहां पर बिंदुवत होगा, प्रतिबिंब का आकार बिंदुवत बनेगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रगति कैसी है। तो देखिए यह पॉलिश किए हुए भाग की ओर है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रगति जो है वह आभासी होगा, क्योंकि वह कलई किए हुए भाग की ओर है, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, क्योंकि यह मुख्य अक्ष पर काटते हैं, तो हम जानते हैं कि जहां पर दोनों किरण एक दूसरे को काटेंगे वहां पर हम मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे। तो जब यह मुख्य अक्ष के फोकस पर ही बना है तो यह आभासी होगा और सीधा होगा। प्रगति कैसी होगी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। इसके बाद अब हम लोग एक नियम, एक स्थिति और है। तो आइए दोस्तों, जब बात करते हैं अनंत तथा ध्रुव के बीच में जब वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। आइए देखते हैं। हम अब अनंत और यह ध्रुव के बीच में वस्तु को बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। देखिए, तो वस्तु अगर हम मान ले कि यहां पर है, इसको बनाते हैं। देखिए ये वस्तु ए बी है, ठीक है। अब हम इससे दो किरणें भेजेंगे। देखिए एक किरण हम मानते हैं कि जब हम प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो वह उत्तल दर्पण में फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो एक किरण भेजते हैं हम, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, तो वह फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। हाँ देखिए, यह बन गया हमारा। अब हम एक किरण और लेंगे। देखिए जब हम वक्रता केंद्र से, हम जानते हैं एक नियम पढ़ चुके हैं कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली किरणें, परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है ना। देखिए वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो यहां देखिए वक्रता केंद्र पॉलिश किए हुए भाग की ओर है, इसलिए यह आती हुई प्रतीत होगी। देखिए तो यह प्रकाश किरण है, यह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी क्योंकि यह वक्रता केंद्र से आई है। अब देखिए यह दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, यह दोनों एक दूसरे को यहां पर काटते हैं। तो अब हम इस कटान बिंदु पर मुख्य अक्ष से अभिलंब खींचेंगे। देखिए अभिलंब खींचते हैं, यह अभिलंब रहा। ठीक है, तो वस्तु देख रहे हैं, यह वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से छोटा है, वस्तु से छोटा है। हमें बताना होगा ना कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, आकार कैसा है और प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। देखिए यही हमारा प्रतिबिंब है, यही हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है, तो यही, इसको नाम देते हैं ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बना है। अब यहां देखिए प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है, ध्रुव तथा फोकस के बीच। यहां लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव तथा, ध्रुव मतलब P तथा फोकस F के बीच, F के बीच। ठीक है, अब बात करते हैं प्रतिबिंब का आकार। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु से छोटा है, तो यहां लिखेंगे वस्तु से छोटा। अब बात करें प्रकृति के बारे में, तो देखिए यह प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पॉलिश किए हुए भाग की ओर बना है, इसलिए यह आभासी होगा। अब देखिए यह सीधा है, यह प्रतिबिंब जो है वह वस्तु की तरह ही सीधा है। तो हम बताएंगे कि प्रकृति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह आभासी तथा सीधा है। यहां लिखेंगे आभासी तथा सीधा है। तो यहां पर दोस्तों हमने आज पढ़ा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन कौन से नियम है,
गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कौन कौन सी नियम है ये भी हमने पढ़ा। फिर हमने उस नियमों का उपयोग करके यहाँ पर प्रतिबिंब भी बनाया, वस्तु का प्रतिबिंब भी बनाया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।